सिनेमा में हम लोग देखा करते थे वो बेगूसराय में दिखा है। शायद सिनेमा के पर्दे से भी ज्यादा खतरनाक सीन बेगूसराय में दिखा है। यह नीतीश कुमार के लिए शर्मनाक है। अपना नाम उन्होंने सुशासन बाबू रखा था जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी। देखिए, बीजेपी का साथ छोड़ते और राजद के गोद में बैठते ही नीतीश कुमार का स्वागत कैसे अपराधी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप सोचिए कि थाना में जब डीएसपी की पिटाई हो तो अपराधियों को डर कहां से हो? जब मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी सामने लेके आने वाली थी तो इन्होंने बहाना खोजा। ये हमेशा एक खिड़की खोल कर रखते हैं। ये जिस कमरे में रहते हैं उसका दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़की खोल लेते हैं कि जब भागना होगा तो उससे निकल। बात को ध्यान दीजिए, लालू प्रसाद यादव का 15 साल राज रहा तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन होते थे? बिहार के शिक्षा मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव हुआ करते थे। और जब नीतीश कुमार का राज आया इस 17 साल, तो इस 17 साल में शिक्षा मंत्री किसके पार्टी के? बीजेपी का कभी शिक्षा मंत्री नहीं हुआ। कभी ना नीतीश कुमार ने मौका ही नहीं दिया और राजद की सरकार में तो मौका मिलना ही नहीं था। तो पूरा शिक्षा व्यवस्था को इन लोगों ने बिहार में डुबा दिया। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाली बैकुंठपुर विधानसभा में। हमारे साथ हमारे बीच में जो शख्स मौजूद हैं उनका नाम है श्री मिथिलेश तिवारी। आप पूर्व में परिचित होंगे इनसे। बैकुंठपुर के विधायक रहे हैं और वर्तमान में बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आज हम और समय की मांग से रुद्रेश जी दोनों इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत धन्यवाद। समय की मांग में आपका बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले ये बताइए, अभी जो कार्यक्रम चल रहे हैं बिहार में, भाजपा लगातार संघर्षरत दिख रही है, सत्ता से बाहर भी हुए आप लोग, तो अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो 365 दिन जनता के बीच काम करते हैं। इसके कार्यकर्ता है। ये अन्य दलों की तरह, कुकुरमुत्ते की तरह चुनाव में केवल दिखने वाला दल नहीं है। तो 365 दिन लोगों के बीच किसी न किसी बहाने कार्य करने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और आपका सवाल है कि इस परिस्थिति में भाजपा क्या करे? जी, तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता है कि जिस प्रकार से सरकार बदलने के साथ ही अपराधियों के तौर तरीके बदल गए, घटनाओं का जो पहले घटनाएं होती थी 1990 और 2005 के बीच, उस प्रकार की स्थिति अब बिहार में दिखने लगी। ये हमारी चिंता का विषय है। कैसे हम इस पर काबू पाएं, सरकार को नकेल कैसे कसें, अपराधियों के मन में दहशत कैसे पैदा करें, लोगों को सुरक्षा की गारंटी कैसे दें, ये तमाम सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम है। विधायक जी, जो बेगूसराय में गोलीकांड हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो सीरियल किलर वाली स्थिति है। जो सिनेमा में हम लोग देखा करते थे वो बेगूसराय में दिखा है। शायद सिनेमा के पर्दे से भी ज्यादा खतरनाक सीन बेगूसराय में दिखा है। यह नीतीश कुमार के लिए शर्मनाक है। अपना नाम उन्होंने सुशासन बाबू रखा था जब भारतीय जनता पार्टी साथ थी। देखिए, बीजेपी का साथ छोड़ते और राजद के गोद में बैठते ही नीतीश कुमार का स्वागत कैसे अपराधी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप सोचिए कि थाना में जब डीएसपी की पिटाई हो तो अपराधियों को डर कहां से होगा? आप पटना के राजद के जो एमएलसी रहे हैं उनके बेटे की बात कर रहे हैं शायद। अभी हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, एक मतदाता के रूप में जो बिहार की जनता के साथ हुआ है, या कई पूरे देश में कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं सत्ता में जहां परिवर्तन हुआ है, एक मतदाता की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? अगर एक मतदाता के नजरिए से सोचा जाए तो क्या कोई ऐसा नियम बनना चाहिए जिससे कि किसी और के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी हुई पार्टी किसी और दल के साथ गठबंधन करके सरकार न चला सके? देखिए, एक बात आप लोगों ने ठीक कहा जी, मौसम भी बदलने का एक समय होता है जी, कि गर्मी कब रहेगी, बरसात कब आएगी, सर्दी कब रहेगी, उसका भी समय है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार जैसे राजनेता के बदलने का कोई समय ही नहीं। आप सोचिए कि जब नीतीश कुमार जी को 1994 में भारतीय जनता पार्टी ने हम अपने तमाम भविष्यों का गला घोट करके, अटल जी के इच्छा के कारण जब नीतीश कुमार को बिहार का नेता बनाया गया, तब नीतीश कुमार का चेहरा तो कोई बहुत चमकने वाला था नहीं। नीतीश कुमार जी के पास सीटें भी नहीं थी, उनके पास पार्टी भी नहीं थी वैसी।
लेकिन नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वैसलीन मलमल कर इतना खूबसूरत बनाया कि नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आए, 2010 में बीजेपी के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई और उसी समय उनका दिमाग खराब हो गया। उनको लगा कि हमारे कारण सब हो रहा है और इसी के कारण वो 2013 में, देखिए ये जो बीमारी उनको अभी पैदा हुई है जी, ये बीमारी का बृहद स्वरूप आपको आज दिखा है, लेकिन इसकी वानगी तो 2013 में दिख गई थी कि जब मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी सामने लेके आने वाली थी तो इन्होंने बहाना खोजा। ये हमेशा एक खिड़की खोल कर रखते हैं, ये जिस कमरे में रहते हैं उसका दरवाजा बंद कर देते हैं, खिड़की खोल लेते हैं कि जब भागना होगा तो उससे निकल जाएंगे। तो 2013 में नीतीश कुमार क्या बहाना था इनका? मोदी जी के हाथ में गोधरा का खून लगा हुआ है, ये देश के सबसे बड़े सेकुलर व्यक्ति बने थे और मोदी जी को सबसे बड़ा कॉम्युनल बना दिया था। इशरत जहां को बिहार की बेटी भी बताया गया था। इशरत जहां को बिहार की बेटी भी बताया गया था। तो आप सोचिए कि उसकी कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हुए और जदयू को केवल 2 सीट, उसमें भी 1 सीट पर बीजेपी के प्लेयर को ही लड़ाना पड़ा उनको। पूर्णिया से संतोष कुशवाहा जो बीजेपी के नेता थे, उनको नीतीश कुमार को टिकट देना पड़ा और केवल 1 सीट वो नालंदा जीत पाए, बाकी सभी सीटों पर हम लोगों के उम्मीदवार जीते थे। नीतीश कुमार जी की एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना, जब आप लोग साथ थे उनके सत्ता में, तब आई हुई थी पंचायत स्तरीय परियोजना थी नल जल परियोजना। व्यापक रूप से हम जहां भी इसको देख पा रहे हैं, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं, नल जल परियोजना जिस उद्देश्य से बनाई गई थी वो उद्देश्य धराशायी होता नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इन सभी योजनाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता है? देखिए, नीतीश जी एक खेल खेलते हैं, हमेशा एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर ट्रांसफर करते हैं और उस समय काटते रहते हैं। ये समय काटू मुख्यमंत्री है। जब मोदी जी ने ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए दिल्ली से पैसा भेजा तो इन्होंने 7 निश्चय का बाना उसको उड़ा दिया और 7 निश्चय का बाना उड़ा करके नली गली और जल नल योजना, ये परिकल्पना बहुत अच्छी है जी, लेकिन उस पर कंसंट्रेट करके उसको पूरी तरह लागू तो करना चाहिए था। इन्होंने योजना बना दिया, उसका कोई मेंटेनेंस पॉलिसी नहीं बनाई। तो कौन ऐसा सिस्टम है जिसकी बिना मेंटेनेंस के, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के बिना कोई चीज चल सकता है? क्या नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी आए हुए थे गोपालगंज, कुछ युवाओं ने उनके काफिले को रोक दिया था। यूनिवर्सिटी के वो छात्र मांग कर रहे थे और आगे हमसे ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनको प्रताड़ित भी किया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, युवाओं की मांग तो सही है, लेकिन किसके सामने मांग कर रहा है? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस गई पगुराई, ये बचपन में हम लोग सुना करते थे। जिस बिहार के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप जनप्रतिनिधि जो जीत करके आते हैं, उनके हाथ में उन्होंने शिक्षकों की बहाली का जिम्मा सौंप दिया। शिक्षकों की बहाली के लिए कोई कंपटीशन नहीं, शिक्षकों की बहाली को पूरी तरह ठेके पर रख दिया, तो शिक्षा ठेंगे पर चला गया। जब बिहार का शिक्षा ही ठेंगे पर चला गया और शिक्षक ठेके पर चले गए तो बिहार में शिक्षा कहां से आएगी? और उस राज्य में अगर हमारे बिहार का नौजवान अगर यूनिवर्सिटी की मांग करता है तो उसकी मांग अपने जगह जायज है, लेकिन सही व्यक्ति से मांग नहीं कर रहा है। इस बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बने, इस बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बने, लेकिन थोड़ा ठीक से जंग से जाके पता करिए कि वहां पढ़ाई हो रही है क्या? बिना इंस्ट्रक्टर के, बिना प्रोफेसर के, बिना लेक्चरर के कहीं पढ़ाई होती है? हॉस्पिटल की बिल्डिंग बड़ी बड़ी बन गई और डॉक्टर कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सरकार ने तैयार नहीं किया। और ठीक उसी प्रकार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त किया। और जब दिल्ली में आज के उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार जी के साथ बैठ करके कभी कभी बयान देते रहते हैं जी, वो 5 साल तक दिल्ली में मोदी जी की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थे। वो क्या बयान देते थे कि देश भर में केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, बिहार में नहीं बन रहा है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन ही नहीं थी। तो जिस मुख्यमंत्री को बिहार में केंद्रीय विद्यालय नहीं चाहिए, जिस मुख्यमंत्री को बिहार में मॉडल विद्यालय नहीं चाहिए, उस मुख्यमंत्री को यूनिवर्सिटी से क्या लेना देना है भाई? 3 साल की पढ़ाई अगर 6 साल में हो रही है तो उनका क्या जा रहा है? वो तो अपने को इंजीनियर मुख्यमंत्री कहते हैं। विधायक जी, आप लोग भी 15 साल सत्ता में रहे नीतीश कुमार के साथ, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए कोई पहल की आज तक गोपालगंज में? अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो मैं विधायक था 5 साल, 1.5 साल मैं विपक्ष में था, और सारण ये आपका जो जेपी यूनिवर्सिटी छपरा है, इसके परीक्षा का सबसे बड़ा आवाज मैंने उठाया था। और केवल हाउस में नहीं उठाया, मुख्यमंत्री के हर समीक्षा बैठक में हमने उठाया
जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सत्र 6 साल पीछे चल रहा है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ये चल रहा है और मुख्यमंत्री को मालूम है, लेकिन शिक्षा विभाग किसके पास था, इस बात को ध्यान दीजिए। लालू प्रसाद यादव का 15 साल राज रहा तो बिहार के शिक्षा मंत्री कौन होते थे? बिहार के शिक्षा मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव हुआ करते थे। और जब नीतीश कुमार का राज आया इस 17 साल, तो इस 17 साल में शिक्षा मंत्री किसके पार्टी के? बीजेपी का कभी शिक्षा मंत्री नहीं हुआ, कभी ना नीतीश कुमार ने मौका ही नहीं दिया, और राजद की सरकार में तो मौका मिलना ही नहीं था। तो पूरा शिक्षा व्यवस्था को इन लोगों ने बिहार में डुबा दिया। छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, 6 साल पीछे चल रहा है सत्र, और वो आप बोल रहे हैं कि जदयू का शिक्षा मंत्री था। आप लोग भी तो सरकार में थे, आपकी कुछ जिम्मेदारी थी कि उसको सही कराया जाए, आपको प्रेशर बनाया जाए नीतीश कुमार के ऊपर। आपको कैसे लगता है कि प्रेशर? एक एमएलए होने के नाते हाउस में मैंने प्रेशर बनाया, उनकी समीक्षा बैठकों में बनाया, लेकिन आप एक चीज बताइए, किसी गाड़ी के डिक्की में किसी को बैठा दीजिएगा और उससे सोचिएगा कि इस गाड़ी ठीक से चलाए, वो कहां से चलाएगा? सरकार का ड्राइवर होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ही नहीं चलाना चाहे तो पीछे वाला सवारी थोड़े गाड़ी चला देगा। सर, एक सासा मूसा मिल है, चीन शुगर मिल, 2014 से वहां आज तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है। गन्ना किसान भुखमरी के दौर में चला गया है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, आपको भी अगर याद होगा ठीक से, तो उस चीनी मिल के लिए भी, गन्ना के लिए आंदोलन उठाने के लिए मैं वहां गया था, और सिद्धवलिया चीनी मिल का आंदोलन तो सबको मालूम। विधायक जी, मैं आज वहां भी वहां पर बीजेपी का एमएलए नहीं है, आज तक नहीं हुआ। वहां जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, और शायद वो विधायक अगर दिल से बोलेंगे तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने भी जाकर के लोगों से कमिटमेंट किया था कि अगर लोगों का भुगतान नहीं होगा तो हम अपना जमीन जायदाद बेच करके देंगे। ध्यान में होगा आप विधायक जी, 6 साल 7 साल 8 साल से किसानों का बकाया है, कैसे वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सोचिए थोड़ा। ये बताइए कि लालू यादव का घर कहाँ है? फुलवरिया, गोपालगंज, गोपालगंज जिला में है। तो गोपालगंज में हथुआ चीनी मिल बंद हो गया, डलडा फैक्ट्री बंद हो गया, हरखुआ का चीनी मिल चल रहा है मतलब किसी तरह से, लेकिन सासा मूसा का चीनी मिल बंद हो गया और किसानों का करोड़ों रुपया डकार गया। क्या लालू यादव आज तक पूछने आए? क्या तेजस्वी यादव पूछने आए? क्या नीतीश कुमार आए? तो बिहार में पिछले 32 साल से या तो लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, या उनकी पत्नी रही, या नीतीश कुमार रहे, या जीतन राम मांझी रहे। बीजेपी का कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और एक बात ध्यान रखिएगा, बिहार में अगर इंडस्ट्रीज की कोई पॉलिसी बनानी होगी तो जब तक मुख्यमंत्री की सहमति नहीं होगी नहीं बनेगा। और अभी जब शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे तो इसी मुख्यमंत्री ने नितिन गडकरी जी की सभा में कहा था कि मैं भी नहीं कर पाया जो शाहनवाज हुसैन कर रहे थे। सासा मूसा क्षेत्र में खेम मटिनिया गांव है, वहां के किसान सासा मूसा मिल को अपना गन्ना बेचते हैं। वहां मैं कुछ दिन पहले गया था, वहां के किसानों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। वो अपनी दवाई नहीं करा पा रहे हैं, बच्चों का पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है, कपड़े सही से नहीं पहन पा रहे हैं। किसी का 10,000, किसी का 50,000, किसी का 1 लाख, किसी का 1 लोग का तो 18 लाख रुपए बाकी है। आप वीडियो में देख पाएंगे अगर देखे होंगे तो। आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसको लेकर के हम लोगों ने कमेटी बनवाई थी, विधानसभा से यह विषय तय हुआ था कि किसान अपना जो भी बकाया होगा वो डीएम को देंगे। और ये भी जान लीजिए कि बीजेपी का जब गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार बने तो उसी चीनी मिल पर सर्टिफिकेट केस हुआ। सर्टिफिकेट केस हम लोगों ने करवाया ताकि उसके माध्यम से भी उसको बेच करके गन्ना किसानों का पैसा दिया जाए। ये काम तब भी हुआ जब बीजेपी का मंत्री था। अब तो सरकार से हम लोग बाहर हो गए, उसके बाद भी आज तक मिल बिका नहीं और पैसा मिला नहीं। सर्टिफिकेट केस का एगो प्रक्रिया होता है ना। सर्टिफिकेट केस तो हाल में हुआ था जब गन्ना मंत्रालय हमारे पास आया था। हम लोगों के पास गन्ना मंत्रालय पहले कहां था? गन्ना मंत्रालय भी जदयू के पास था 16 साल से, और उसके पहले 15 साल लालू यादव के पास था। तो पहले जो गन्ना मंत्री आते थे वो अटैची खोल के ले आते थे, भर कर लेके चले जाते थे। हमारे पास रहता था, आप आरोप लगाइए ना, हमारे पास बिहार में आरसीडी था, पथ निर्माण विभाग। 17 सालों से जब भी हम सरकार में थे तो हमारे पास था। बीच के 3.5 साल हमारे पास नहीं था। लेकिन आप सोचिए विधायक जी, आपके पास पथ निर्माण विभाग था, सिपाया ढाला से कुचायकोट प्रखंड तक आने में कभी आप उधर गए हैं? गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। तो जान लीजिए कि पथ निर्माण विभाग की वो सड़क नहीं है, वो सड़क आरडब्ल्यूडी की है। विधायक वो सड़क सड़क 2 विभाग बनाता है, एक बनाती है आरडब्ल्यूडी और एक बनाती है पीडब्ल्यूडी। तो जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है वो मैं आपके यहाँ बताता हूं कि कहां से कहां है। अभी आपको थावे बाईपास बन रहा है, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है। गोपालगंज से सिवान वाली सड़क पीडब्ल्यूडी की है। आपके यहाँ कुचायकोट से और जो आपकी सड़क जाती है शामपुर, वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है। हमारे यहाँ आप आए होंगे
तो हमारे यहाँ मोहम्मदपुर से जब आप मसरख होते हुए जब जाएंगे छपरा, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है। तो पीडब्ल्यूडी की सड़क जहां भी खराब थी उसको हम लोगों ने बनवाया। तो देखिए, ईमानदारी पूर्वक बीजेपी के जो भी मंत्री जिस विभाग के रहे, उन्होंने काफी मेहनत किया। लेकिन बीजेपी सरकार में तो 2 दर्जे में थी। कभी बीजेपी अपने एजेंडा को नीतीश कुमार से करा पाती थी क्या लागू? लेकिन हमको मन में एक ही डर था कि अगर हम ज्यादा टाइट करेंगे तो ये जंगल राजवाद के साथ भाग जाएंगे। तो 2013 में ये हम लोगों के साथ भागे थे, 17 में वापस आए। अब हमको लगता है कि हमारी ये भूल थी, लेकिन उस समय हम लोगों ने इसलिए इन पर भरोसा किया कि हम फिर से बिहार को चुनाव में नहीं डालना चाहते थे, फिर से हम जंगल राज वाले के साथ इनका गठबंधन नहीं चाहते थे। हमारी भी मजबूरी थी। हम लोगों ने कहा कि जो सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाता है तो इस पर भरोसा करना चाहिए। हम लोगों ने भरोसा किया। विधायक जी, सुबह का भूला अगर इस बार भी शाम को वापस आएगा तो आप लोग भरोसा कर लेंगे? नहीं, सुबह का भूला एक बार आता है तो भरोसा किया जाता है, बार बार आता है और जाता है तो भरोसा नहीं होता है। अब दरवाजे परमानेंट बंद है और अब वो कहीं आने जाने लायक रहेंगे भी नहीं। मतलब भाजपा अगला चुनाव स्वतंत्र लड़ने वाली है? बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार। तो अब आत्मनिर्भर भाजपा बिहार में बनेगी और अपना मुख्यमंत्री 2025 में बनाएगी, ये तय है। मैं पिछला सवाल अपना आपने कहा था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने ध्वस्त कर दिया और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा 6 साल का सत्र हो रहा है। मैं जरा सा आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा नीति होती है वो राज्यपाल के अंतर्गत आती है, वो उनका नियंत्रण होता है उस पर, कुलपति वो होते हैं विश्वविद्यालय के, राज्यपाल। तो ऐसे में इन छात्रों का भविष्य बचाने के लिए बिहार भाजपा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप राज्यपाल के पास इन बच्चों की मांग उठाएंगे जो कि एक सत्र के कारण 6-6 साल से डिग्री नहीं ले पा रहे हैं? तो आप लोगों को इसका मतलब है कि पूरी जानकारी ठीक से नहीं है जी। राज्यपाल कुलाधिपति जरूर होते हैं जी, लेकिन बिहार सरकार का एक उच्च शिक्षा विभाग भी होता है जी, हायर एजुकेशन जी, वो पूरा रहता है मुख्यमंत्री के कब्जे में, शिक्षा विभाग। जी। और आप जान लीजिए राज्यपाल की एक सीमा है। वीसी की नियुक्ति आप भी जानते हैं कि कैबिनेट नाम भेजता है तो राज्यपाल मोहर लगाता है जी। और उसके बाद राज्यपाल का काम ही नहीं है कि जाकर के कॉलेज में ये कौन टीचर पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, इसका काम है मुख्यमंत्री और सरकार का। अब ये हम जानते हैं कि जदयू के लोग अपनी विफलता राज्यपाल पर ठोकना चाहेंगे जी, लेकिन राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल ने कहां रोका आपको? आप बिहार सरकार के मुखिया हैं तो आपसे हम तो कह नहीं रहे कि आप रेल ठीक कर दीजिए, क्योंकि रेल डायरेक्ट केंद्र सरकार का है। हम ये कह भी नहीं रहे हैं कि आप उड्डयन विभाग को चला दीजिए, क्योंकि वो डायरेक्ट केंद्र सरकार का है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि पोस्टल और संचार सेवा को ठीक कर दीजिए, क्योंकि वो भी भारत सरकार का डायरेक्ट है। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में कोई काम गड़बड़ाया हुआ है उसको नीतीश कुमार कहते हैं, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट भारत सरकार डायरेक्ट देखती है। लेकिन उसके बाद तो सारा विभाग, पैसा केंद्र सरकार का और काम करने का अधिकार राज्य सरकार को है। तो राज्य सरकार अपनी जिम्मेवारी पर क्यों नहीं खड़ा है? जी। अभी जैसा प्रारंभिक सवाल किया गया था हमारे साथी के द्वारा, उसमें आपसे ये कहा गया कि बिहार में जो लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, देखा जा रहा है तो खास तौर पे पंचायत स्तरीय जो जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, उनको खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों को या फिर के पंचायत स्तरीय प्रतिनिधियों को। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब एक साथ 100 चोर निकलते हैं लूटने किसी शहर को जी, तो पहले तो राय से निकलते हैं जी, और लूट लेते हैं। उसके बाद जब आपस में बंटवारा का झगड़ा होता है तब एक दूसरे को मारते हैं। बात समझ गया ना जी। तो आज जो जनप्रतिनिधि निचले स्तर के हैं वो भी उन लुटेरों के कहीं ना कहीं टारगेट में है। अब पहले का जो अपराध होता था, घर में डकैती होती थी, तब पैसा तो रहता है बैंक में, तो घर में क्या डकैती करोगे जी। तो अब दिखता है कि मुखिया के पास फंड है, अब दिखता है कि बीडीसी के पास फंड है, अब दिखता है कि वार्ड के पास फंड है। तो अब लूट का तरीका बदल गया है जी। और जितने दबंग हैं, जितने सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, उनके तरीका, एक बार वो मुखिया को बोलेगा कि भाई सारा फंड हमको लिख दो, नहीं लिखा तो उसको टनका देगा, क्योंकि डर तो अब है नहीं, सैया भय कोतवाल तो अब डर का आएगा। जैसा कि आपने कहा कि आप लोग स्वतंत्र चुनाव लड़ने वाले हैं, मुद्दे आपके क्या रहेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, भाजपा के मुद्दे पूरी तरह फिक्स हैं। चुनाव आएगा, मुद्दा सेट हो जाएगा। भाजपा का तो मुद्दा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो क्या और इसी चारों मंत्र को लेकर हमने भारत को बहुत आगे बढ़ाया है और वही हमारा रहेगा विधानसभा के चुनाव में। और दूसरी बात कि विधानसभा चुनाव जब डेट तय होगी तो हम मुद्दे सेट करेंगे और चेहरा भी लाएंगे, और जो चेहरा लाएंगे
उसका सेहरा भी बंधेगा। ये मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। 3 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, उस पे क्या कहिए? 3 सीटों पे उपचुनाव है, तीनों सीट हम जीतेंगे। और इसलिए जीतेंगे कि नीतीश कुमार ने जनादेश का अपमान किया है। जिस जनता से आदेश लेकर के वो बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, उस जनता से बिना पूछे छोटा भाई बड़ा भाई के गोद में बैठ गया। जनादेश का अपमान तो सर, जनादेश का अपमान तो 17 में भी हुआ था। जनादेश का अपमान 17 में हुआ था, तो ये उसका हिसाब नीतीश कुमार देंगे। वो हमारे पास आए थे तो हम उनको भगा देते। लेकिन इस बार क्या हुआ था उनको, उस समय तो उनको दिक्कत हो रही थी, उस समय उनको दिक्कत थी, उनको चलने नहीं दिया जा रहा था जी। इस समय तो वो दूसरे काम के लिए आए हैं, गए हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो 13 में एक बार गए थे जी, नहीं मामला सेट हो पाया, तो इस बार गए हैं। और इस बार गए हैं तो परमानेंट चले गए। अब इसके बाद न वो चाचा के रहेंगे और न हमारे पुराने मित्रों के रहने वाले हैं। सर एक सवाल होगा, जब आगामी विधानसभा चुनाव होंगे, जो नीतियां जो मुद्दे आपने नीतीश कुमार के साथ आपकी पार्टी ने मिल करके बनाए थे बिहार के विकास के लिए, अब उन्हीं नीतियों उन्हीं मुद्दों को जनता के बीच गलत साबित करना होगा। क्या ये आसान होगा? हम कहां गलत साबित करने जा रहे हैं, हम तो नीयत को गलत साबित करने जा रहे हैं। शराबबंदी अच्छा फैसला था, हमने साथ दिया जी। लेकिन शराबबंदी अच्छा फैसला था तो पूरी पुलिस शराब में लगी हुई है, और पुलिस के संरक्षण में शराब घर घर पहुंच रहा है। तो क्या इसका विरोध नहीं करेंगे? क्या ये जिम्मेवारी किसकी है? गृह विभाग किसके पास है? गृह विभाग, मद्य निषेध विभाग नीतीश कुमार के पास है। आपने जब कहा कि शराबबंदी होना चाहिए, बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ के इसका स्वागत किया। हम क्या जानते थे कि आप अपनी पुलिस को इसी व्यवसाय में लगा दीजिएगा, बिहार में एक थर्ड इकोनॉमी जनरेट कर दीजिएगा। ये काम तो आपने कर दिया। आपने कहा कि ये बिल्डिंग बनाना है, हमने सहयोग कर दिया, आपने बिल्डिंग तो बना दिया। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार और प्रशासन पर। बिल्कुल लगा रहे हैं। शराबबंदी नीतीश कुमार का एक ढोंग है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लगाया और बिहार में थर्ड इकोनॉमी खड़ी हो गई। और जितने लोग जिनके पास कोई साइकिल कल तक नहीं था, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी पर घूम रहे हैं। और इनकी जो आर्थिक अपराध ब्यूरो है ना, ये छोटे छोटे चोरों को पकड़ करके और अखबार में अपना नाम छपवाती है, और बड़े चोर सत्ता का संचालन आज के डेट में कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के अधिकांश लोग केवल शराब के व्यवसाय में लगे हैं। और अब तो और फ्री हो गया, क्योंकि अब तो अपना ही सत्ता हो गया। अब कौन रोकेगा उनको? अब कौन रोकने वाला है? और नीतीश कुमार ये कह सकते हैं क्या कि बिहार में शराब बंद है, शराब नहीं मिल रहा है? हर घर में सप्लाई हो रही है। एक बार विधानसभा में भी बोतलें पाई गई थी। विधानसभा में हो सकता है कि आप ठीक से पता करिएगा, तो जीतन राम मांझी एक बार बोले थे कि मुख्यमंत्री आवास में रहता है। तो जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे ना, तो उनको ज्यादा जानकारी थी। हम लोग कभी मुख्यमंत्री आवास में कभी रहे नहीं है, हम लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन ठीक से पता करिएगा तो पता चलेगा जब मुख्यमंत्री आवास में मिल जाएगा बोतल। ये जनता को टोपी पहना रहे हैं लोग, ये जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा के फेरा में बेदम है लोग। और ये मोदी जी को हराने चले हैं। 100 बकरे मिलकर के किसी शेर का शिकार नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी के डर के मारे ये सब लोग एक साथ हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब साउथ में जाकर के कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा, तो सारे भ्रष्टाचारी एक साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको डर है जेल जाने का। आपने चेहरा और सेहरा की बात की, मैं कुछ नाम रखता हूं, उनमें से क्या कोई संभावित चेहरा हो सकता है? गिरिराज सिंह या शहनवाज हुसैन, जितने संभावित नाम हैं, एक आपका भी नाम उसमें चर्चा में शामिल चल रहा है। क्या ये चेहरा और सेहरा इन पर सज सकता है? देखिए, मैं आपको कहूं, हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आप सुने थे क्या कि मुख्यमंत्री होंगे आसाम के? तो भारतीय जनता पार्टी आप जान लीजिए, न अपने लिए राजनीति करती है, न कुर्सी के लिए करती है। भाजपा हमेशा जनता के हितों की राजनीति करती है। और चेहरे भाजपा में, तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर को हम पैर से मार के साइड करते हैं कि पैर में न लग जाए, और उसी पत्थर को अगर मंदिर में लगा देते हैं तो संकर हो जाता है और दुनिया उसको झुक करके सलाम करती है। बीजेपी वैसी पार्टी है, एक आम कार्यकर्ता अगर बूथ पर बैठ के काम करता है तो एक आम कार्यकर्ता रहता है, जैसे केंद्रीय नेतृत्व उस पर मुहर लगाता है, वो खास हो जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। किसी एक नाम पर की चर्चा मत करिए, अनेक नाम है। और हम तो अपने राज्य का भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं और देश के अन्य राज्यों में भी सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ऐसे नेता हमारे पास है। बिहार के दर्जनों नेता ऐसे हैं जिनकी पूरे देश भर में पहचान है। विधायक जी, अभी कुछ दिन पहले भोरे विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे। मैंने उनसे सवाल किया था जंगल राज के बारे में। उन्होंने कहा था कि उस समय कुछ तो गड़बड़ी थी,
इसको ठुकराया नहीं जा सकता है। उस समय कुछ गड़बड़ी थी, अब नाम आप जो भी दें उस पे 6 महीना के बाद फिर आप उपेंद्र कुशवाहा जी का एगो ले लीजिएगा बयान। उपेंद्र कुशवाहा जी जब बिहार में सरकार बन रही थी तो दिल्ली में बैठे हुए थे, तो अभी उपेंद्र कुशवाहा जी का असली रूप नीतीश जी देखे नहीं है। 6 महीना इंतजार करिए, 6 महीना के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी का भी सही बयान आ जाएगा। जो ओरिजिनल बयान है वो 6 महीना बाद आएगा। आप इंतजार। तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति की कोशिश बिहार में कर रहे हैं वो कोशिश न करें, यहाँ पर उनको ठंडा कर दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या ठंडा करेंगे? उनके पास ठंडा करने का कोई फैक्ट्री है क्या? तेजस्वी यादव गुंडई की भाषा बोल रहे थे और ये गुंडई की भाषा बिहार ने कभी स्वीकार नहीं किया है। ये बिहार गौतम बुद्ध का बिहार है जहां अहिंसा की बात होती रही है। ठंडा करने का मतलब क्या होता है जी? किसको ठंडा कर देंगे? गृह राज्य मंत्री को ठंडा कर देंगे? अमित शाह के तो आने का खाली कार्यक्रम तय हुआ है, तो अपनी उपटा हुआ है सब लोगों को। बिहार सरकार को ठंडी में गर्मी का एहसास हो रहा है और ये लोग जाकर ठंडा कर देंगे नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री को। ये सब बेकार बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के रास्ते चलेंगे महात्मा गांधी के रास्ते, लेकिन सीने में सरदार भगत सिंह को पैदा करेंगे और बिहार को जिन लोगों ने छला है उन लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे। ये संकल्प बिहार के सभी कार्यकर्ताओं ने ले लिया है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, हम आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे संयुक्त रूप से। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें गोपालगंज की बड़ी संख्या में जनता शामिल है। गोपालगंज जो कि आपका भी गृह जनपद है, तेजस्वी जी का भी गृह जनपद है और यहाँ पर उपचुनाव भी है। ऐसे में यहाँ की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गोपालगंज की महान जनता से यही कहना चाहूंगा कि 15 साल लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में लालू यादव ने अपने 3 सालों को छोड़ दिया लूटने के लिए। जब उनका राज था तो उनके 3 साल यहाँ पर शासन चलाते थे और अब जब वो जेल गए तो अपने 2 बेटों को छोड़ दिए और 1 बेटी को छोड़ दिया। लालू यादव इतना जो उन्होंने योगदान बिहार को किया है, 3 साले और 2 बेटे और 1 बेटी। सुनने में आ रहा है कि उनके 1 साल चुनाव भी लड़ने वाले हैं गोपालगंज से। वही तो कह रहे हैं। और 1 पत्नी को भी उन्होंने, पूरा परिवार उन्होंने बिहार की सेवा में लगा दिया। आप पूरा ससुराल बिहार की सेवा में लगा दिया। उनके शासन काल में हर गांव में लालू जी का कोई रिश्तेदार दिखता था। लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, बिहार की जनता ये ससुराल और परिवार देख के वोट नहीं देगी। और गोपालगंज की जनता इसी उपचुनाव में पूछा जाएगा तेजस्वी यादव से कि गोपालगंज में बाढ़ आया था तो आप कहां थे? ये इसी गोपालगंज में पूछा जाएगा, लालू जी रेल मंत्री बने तो ये छोटी लाइन बड़ी लाइन क्यों नहीं कर पाए? ये तो बड़ी लाइन मोदी जी ने किया। ये पूछा जाएगा गोपालगंज शहर के लिए आपने क्या किया? ये पूछा जाएगा कि नेशनल हाईवे 10 साल जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और आप उस सत्ता के भागीदार थे तो क्यों नहीं बना? ये मोदी जी ने बनवाया। ये पूछा जाएगा कि पासपोर्ट कार्यालय गोपालगंज में मोदी जी ने खुलवाया। ये पूछा जाएगा कि गोपालगंज जिले में 24 घंटे बिजली, 24x7 बिजली मोदी ने पहुंचाया। आप तो लालटेन लेकर के आज भी घूम रहे हैं, तो आपको वोट क्यों मिलेगा? और आज भी जो कपा देने वाले चेहरे बिहार में हैं और गोपालगंज में, अपराध के दुनिया में जिनका बड़ा नाम है, वो सभी आज भी राष्ट्रीय जनता दल में हैं। तो इसी नाते मैं गोपालगंज की महान जनता से अपील करूंगा कि इन लोगों ने गोपालगंज के लिए आज तक कुछ किया नहीं, और अगर कहीं कुछ किया तो बता दें। इन लोगों ने किया तो एक ही है कि एक जो राजकुमार जो लड़ने जा रहे हैं गोपालगंज, वो यहाँ के हमारे क्षेत्र के भोले भाले लोगों के जमीन पर कॉलेज बना लिए और नाम अपने पिताजी का लिखवा लिए। और लालू यादव जब पावर में आए तो हथुआ का एक चौराहा खड़ा करके वहां जेपी का मूर्ति लगाए रहते थे, वो बातों था, तो वहां अपनी माता जी का मूर्ति लगा लिए। यही तो योगदान है इन लोगों का, यही योगदान है, इसके अलावा कोई योगदान नहीं है। अगर पूरा आज गोपालगंज जिला इनसे मांग पूछे कि व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। अभी कुछ दिन पहले तेज प्रताप जी आए थे फुलवरिया में, रेलवे स्टेशन दिखा रहे थे, वहां गंदगी दिखा रहे थे, बहुत सारा बेंच दिखा रहे कि टूट गया है, लाइट का व्यवस्था नहीं है। तो मोदी जी का स्वच्छता अभियान का पालन वो काहे नहीं कर रहे हैं? उनको जाकर के रेलवे स्टेशन पर सफाई करना चाहिए। हम लोग करते हैं जाकर के। किसको दिखा रहे थे? अपने गांव का एक रेलवे स्टेशन को साफ नहीं कर सकते हैं और आएंगे 6-6 महीना पर अपने गांव और दिखाएंगे कि यहाँ गंदगी है। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि उनके पिताजी जिस क्वार्टर में रहते थे पटना में, इसमें पशुपालन विभाग के, उस क्वार्टर का हाल कहां नहीं दिखाते हैं लोगों को? उसका भी हाल जाकर के दिखाना चाहिए।
और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को तो हम भी ये कहेंगे कि बिहार के जितने यादवों का आपने कल्याण किया, एक बार उसका लिस्ट तो जारी कर दीजिए, ताकि यादव लोगों का भी तो मन प्रफुल्लित हो जाए कि 15 साल आप राज में थे तो कितने यादव को आप करोड़पति बना दिए बिहार में, ये तो बता दीजिए। इन लोगों ने तो ऐसा किया कि जो भले भूले बढ़िया अच्छे यादव समाज के लोग थे, उनको भी लोग शक की निगाह से देखने लगे इन लोगों के आचरण के कारण। इसी नाते हम ये कहेंगे, इन लोगों से कोई बिहार का भला नहीं होने वाला है। जिनका अभी दूध का दांत नहीं टूटा था, उनके खाता में 24,000 करोड़ रुपया अगर चला गया और उस पैसे को लेकर के डकार भी नहीं मारे, और आज उप मुख्यमंत्री बन करके दिन भर भाषण देते रहते हैं, कहते हैं कि ये बदल देंगे वो बदल देंगे। क्या बदल दीजिएगा? हम लोगों को मालूम है कि एक चीज आप जरूर बदल दीजिएगा, वो चाचा का कुर्सी बदल करके अपने बैठ जाइएगा, ये हम लोगों को मालूम है और यही होगा। चलिए, आपका समय बहुत कीमती है। नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा है उससे आपने आगाह भी कर दिया उनको। और आखिर में एक सवाल जो दर्शक देख रहे हैं उनकी तरफ से आया है हमारे लिए, ये कहा गया कि गोपालगंज में जब भी आपकी मिथिलेश जी से मुलाकात हो, चूंकि वो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और उनका काम है विपक्ष में अभी है वो जनता के मुद्दों को उठाना। कटिया से भागीपट्टी समौर एक सड़क जाती है, सड़क के ठेकेदार से रंगदारों ने रंगदारी मांगी, वो ठेकेदार सड़क का निर्माण कार्य बीच में ही छोड़कर चला गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जनता को काफी तकलीफें होती हैं और एक 4 महीने का बच्चा भी सड़क पर लगे हुए गड्ढे में जमे पानी में डूबकर मर चुका है। ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं उस सड़क पे। फिर भी हमने तमाम बार आवाज उठाई इसके लिए, तमाम जगहों पर आवेदन दिए गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जनता ये चाहती है कि आपके माध्यम से इस पर कुछ हो। क्या आश्वासन देना चाहेंगे जनता को चलते चलते? देखिए, ऐसी बहुत सारी घटनाओं की जानकारी मिल रही है लगातार जी। भोरे से भी एक घटना की जानकारी आई है कि एक छोटे से अस्पताल के संचालक से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। जी। आपको मालूम है कि इसके पहले कुछ दिन पहले विजयपुर में एक छोटे बच्चे अटल की हत्या हो गई थी। बिल्कुल। मैं स्वयं वहां गया था उनका दर्द साझा करने के लिए। भागीपट्टी समौर की जो बात आप कर रहे हैं वो भी बात संज्ञान में है जी। लेकिन आपके माध्यम से गोपालगंज की जनता को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई रंगदार और कोई गुंडा आपको ये संदेश दे तो आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आप बताइए, उस गुंडे के छाती पर बैठ करके सड़क का निर्माण कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और इस सरकार के नाक में नकेल डाल करके, और हम लोग बंगाल में जब ममता बनर्जी का होश बिगाड़ सकते हैं तो यहाँ चाचा भतीजा का क्या विसात है जी? यहाँ तो हम लोग हमेशा लड़ते रहे हैं, हम लोग कभी अपना आदत नहीं छोड़े हैं। जनता की सवालों को लेकर के अपने अंतिम दम तक लड़ना होगा, खून का एक एक कतरा देना होगा। बीजेपी का कार्यकर्ता तैयार है और तैयार रहता है। चलिए, धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष, बैकुंठपुर से पूर्व में विधायक रहे और जनता की सशक्त आवाज जिनको कहा जा सकता है, ऐसे नेता श्री मिथिलेश तिवारी जी। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया और समय की मांग। हम और रुद्रेश जी लगातार जनता के मुद्दों को आप तक लेकर के आते रहे हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।